मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियों में एक नाम हमेशा से एक पहेली की तरह रहा है, हाजी मस्तान। फिल्मों ने उसे एक ऐसा स्टाइलिश डॉन बनाकर पेश किया जो बड़ा दिलवाला था। लेकिन क्या ये कहानी सच थी? आज हम इसी मिथ के पीछे छिपे असली इंसान और उसके बनाए हुए साम्राज्य की हकीकत को जानेंगे। चलिए शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक लाइन हाजी मस्तान की पूरी कहानी का निचोड़ है। ये हमें बताती है कि अगर मस्तान को समझना है तो हमें गोलियों और गैंग वॉर से परे देखना होगा। हमें उस सिस्टम को देखना होगा जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचाता था। अच्छा, फिल्मों में हमें क्या दिखाया गया है? सफेद कपड़े, हाथ में महंगा सिगार, एक ऐसा डॉन जो सीधे सीधे हिंसा से बचता था लेकिन जिसका दबदबा पूरे शहर में था। एक ऐसा किंग पिन जो गरीबों का मसीहा बन गया था। और ये इमेज इतनी पावरफुल बनी कि असली कहानी कहीं पीछे ही छूट गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो मशहूर कहानी है, इसमें सच्चाई कितनी है? चलिए इस पर्दे को हटाते हैं और उस असली इंसान को जानते हैं जिसने मुंबई के डॉक्स यानी बंदरगाह पर कुली का काम करते करते एक बहुत बड़ा आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। देखिए, उसकी ताकत का राज बंदूकें या खून खराबा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी असली पावर थी सिस्टम की गहरी समझ। वो जानता था कि सिस्टम कहाँ से कमजोर है और बस उसी कमजोरी को उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो बंदूक वाला गैंगस्टर नहीं, बल्कि सिस्टम का एक माहिर खिलाड़ी था। उसकी कहानी एकदम जमीन से शुरू होती है। सोचिए, एक कुली जो दिन रात बक्से उठा रहा है, लेकिन वो सिर्फ वजन नहीं उठा रहा था, वो उस पूरे सिस्टम को पढ़ रहा था जो रिश्वत और मिली भगत पर चल रहा था। उसने बहुत करीब से देखा कि असली पावर बंदूक में नहीं बल्कि उन रास्तों में है जिनसे कानून को बड़ी आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। और बस यही बन गया उसका मूल मंत्र। उसे ये साफ साफ समझ आ गया था कि गोलियां चलाने से कहीं ज्यादा असरदार है सिस्टम में मौजूद चोर दरवाजों को ढूंढना। कस्टम अधिकारियों से लेकर पुलिस तक सबको अपने साथ मिला लो और आपका काम हो गया। तो असल में उसका धंधा क्या था? सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी घड़ियां, मतलब वो हर चीज जिस पर उस समय बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी या जो बैन थी। और उसका तरीका बड़ा ही स्मार्ट और सिंपल था। अधिकारियों को खरीदो, सिस्टम में अपने लोग सेट करो और बिना एक भी गोली चलाए अपना माल बंदरगाह से बाहर। ये एक ब्लडलेस क्राइम था, मतलब बिना खून खराबे वाला जुर्म। लेकिन एक ऐसा जुर्म जिसने काले धन का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, या यूं कहें कि मस्तान के सबसे बड़े पैराडॉक्स पर। आखिर वो इतना ताकतवर कैसे था जबकि वो सीधे तौर पर हिंसा के लिए जाना ही नहीं जाता था? जवाब छिपा है उसके काम करने के तरीके में। जरा सोचिए, पावर के दो मॉडल हो सकते हैं। एक तरफ है टिपिकल गैंगस्टर का तरीका, गोलीबारी, खुलेआम लड़ाई और खौफ फैलाना। और दूसरी तरफ था मस्तान का मॉडल, प्रभाव, रिश्वत और सिस्टम पर पूरा कंट्रोल। मस्तान सिस्टम से लड़ता नहीं था, वो खुद सिस्टम का एक हिस्सा बन गया था। लेकिन एक मिनट, रक्तहीन का मतलब ये नहीं था कि वो कोई संत था, बिल्कुल भी नहीं। जब भी उसे हिंसा की जरूरत पड़ती थी, मस्तान ये काम छोटे मोटे गैंग्स को सौंप देता था। इससे होता ये था कि कागजों पर तो उसके हाथ हमेशा साफ रहते थे, लेकिन शहर में होने वाले कई अपराधों की कमान असल में उसी के हाथ में होती थी। चलिए अब बात करते हैं उसकी रॉबिन हुड वाली इमेज की, गरीबों का मसीहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दरियादिली थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी रणनीति काम कर रही थी? तो क्या वो वाकई में गरीबों का हीरो था या फिर ये जो मदद थी ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट था? चलिए इस दावे की असलियत को जरा करीब से देखते हैं। देखिए, दावा क्या किया जाता था कि वो दंगों में लोगों की मदद करता था। हकीकत ये थी कि वो उन्हीं इलाकों में शांति रखता था जो उसके तस्करी के धंधे के लिए जरूरी थे। दावा था कि वो गरीबों को पैसा देता था। सच तो ये है कि वो पैसा देकर उनकी वफादारी और उनकी खामोशी दोनों खरीद रहा था ताकि पुलिस तक कोई खबर ना पहुंचे। मतलब उसका ये दान असल में दान नहीं था, ये उसके साम्राज्य की एक सिक्योरिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त होता है और मस्तान का वक्त भी खत्म होने वाला था। 80 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा तूफान आया जिसने मस्तान के तौर तरीकों को पुराना और बेअसर बना दिया। इसको ऐसे समझिए, 70s में मस्तान बेताज बादशाह था। उसका राज चलता था रिश्तों और प्रभाव पर। लेकिन 80s की शुरुआत में एंट्री होती है दाऊद इब्राहिम की।
और वो अपने साथ सिर्फ तस्करी का माल नहीं बल्कि AK-47 और खौफ का एक नया दौर लेकर आया। दाऊद का मॉडल ज्यादा हिंसक, ज्यादा क्रूर था और धीरे धीरे भ्रष्ट सिस्टम ने भी इस नए ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी के लिए खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब मस्तान का प्रभाव फीका पड़ने लगा। और जब मस्तान ने देखा कि उसका प्रभाव कम हो रहा है तो उसने एक नया दांव खेला, राजनीति का। पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, लेकिन हुआ क्या? जिस सिस्टम का वो सबसे बड़ा खिलाड़ी था, उसी सिस्टम ने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। तो आखिर में हम हाजी मस्तान को कैसे याद रखें? उसकी असली विरासत क्या है? शायद इसका जवाब उसकी मौत के तरीके में ही छिपा है। साल था 1994। हाजी मस्तान की मौत हुई, पर कैसे? किसी दुश्मन की गोली से? नहीं। किसी पुलिस एनकाउंटर में? बिल्कुल नहीं। उसकी मौत हुई हार्ट अटैक से। एक डॉन के लिए ये एक बहुत ही अजीब अंत था, लेकिन शायद यही सबसे सटीक अंत भी था, क्योंकि ये उसकी पूरी जिंदगी को बयां करता था। उसने हमेशा बंदूक से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तो आखिर में उसकी पहचान क्या है? वो कोई टिपिकल डॉन या टेररिस्ट नहीं था। वो एक ऐसा क्रिमिनल था जिसने ये दिखा दिया कि सिस्टम को तोड़ने के लिए खून बहाने की जरूरत नहीं, भ्रष्टाचार ही काफी है। उसने सिस्टम को खून से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार से खोखला कर दिया। और आखिर में एक सवाल, एक बड़ा सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, क्या हाजी मस्तान जैसे लोग सिस्टम को भ्रष्ट बनाते हैं, या फिर एक भ्रष्ट सिस्टम ही हाजी मस्तान जैसे लोगों को जन्म देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।